देश की न्याय प्रक्रिया में आज का दिन बहुत अहम है। लोकसभा ने 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को आज हरी झंडी दे दी। ये भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो आईपीसी की जगह लेगा, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो सीआरपीसी की जगह लेगा, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। हालांकि संसद में जब इन बिलों पर बहस और मतदान हुआ तो विपक्ष के 143 में से 97 सांसद लोकसभा से निलंबित थे, यानी बाहर थे। वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाए। बेहतर तो ये होता कि इतने अहम कानूनों पर भरे सदन में बहस होती और विपक्ष के सभी दिग्गज सांसद में इन विधेयकों पर अपनी राय रखते और देश को भी उनकी राय पता चलती। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। खैर, 2/3 विपक्षी सांसदों के निलंबन के दौरान जो बिल पास हुआ उस पर चर्चा बहुत अहम हो जाती है। इस बिल पर चर्चा का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। आपको बता दें, लोकसभा में सरकार के पास बहुत आसानी से नंबर है। अगर विपक्ष मौजूद भी रहता तो भी ये बिल, तीनों के तीनों बिल सरकार आसानी से पास करा लेती। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बिल की संक्षिप्त व्याख्या की और उसका मकसद भी बताया कि आखिरकार क्यों इन 3 बिलों को, पुराने बिलों को बदलना पड़ रहा है। गृह मंत्री ने कहा, पुराने आपराधिक कानून विदेशी शासकों ने गुलाम प्रजा के लिए बनाए थे, लेकिन नया कानून एक आजाद भारत ने एक आजाद प्रजा के हिसाब से बनाया है। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जैसे देश में सबसे चर्चित कानून भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, जिसको आप आईपीसी के नाम से भी जाने जाते हैं, उसको लिखा था अंग्रेज सांसद लॉर्ड मैकाले ने। ये जानना दिलचस्प है, लॉर्ड मैकाले वकील के तौर पर जब पहला केस लड़ रहे थे तो वो केस था अंडे की चोरी का, और वो ये केस हार गए थे। इसके बाद उन्होंने वकालत ही छोड़ दी, कभी किसी केस को लड़ने अदालत में गए ही नहीं। पहला केस ही उनका आखिरी केस बन गया। लेकिन फिर मैकाले राजनीति में आ गए, ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने और उन्होंने ही ये कानून आज से 163 साल पहले कंसीव किया, लिखा और लागू करवाया। देश के इस सबसे चर्चित कानून आईपीसी में 511 धाराएं हैं। इसमें अब 153 धाराएं कम होंगी, यानी भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही बचेंगी। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के पीछे की फिलॉसफी यानी दर्शन को भी आज स्पष्ट किया। उन्होंने लोकसभा को बताया कि पुराने आपराधिक कानून दंड पर आधारित थे, लेकिन नए आपराधिक कानून न्याय पर आधारित है। मान्यवर, तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी। पाश्चात्य विचारों के जो अंग्रेज शासन में लाए गए कानून थे उसमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना, और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है। और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार
ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराने कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता नहीं दी गई थी और उनमें सरकार के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। अब महिला, बच्चे और व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है। नए कानूनों में आम जनता की जानकारी के लिहाज से कई खास बातें हैं। इनमें से कुछ हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। जैसे महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच के कायदे अब बदल गए हैं। बलात्कार के मामलों में पीड़ित के बयानों की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी ताकि बयान आगे बदला ना जा सके। नाबालिग से बलात्कार के हर मामले में पॉक्सो लगेगा। नए आपराधिक कानून में पीड़ित को केस के दौरान बोलने का अधिकार दिया जा रहा है। किसी भी केस को पीड़ित को सुने बिना बंद नहीं किया जा सकेगा या वापस नहीं लिया जा सकेगा। पीड़ित और आरोपी दोनों को ही जांच रिपोर्ट की कॉपी देना अनिवार्य होगा। 0 FIR को शामिल किया गया है। शिकायत के 3 दिन के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। बड़े मामलों में 14 दिन में FIR दर्ज कराना जरूरी होगा। मजिस्ट्रेट को 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेना होगा। अभी तक पुलिस जांच के नाम पर चार्जशीट दायर करने के लिए और समय मांग लेती थी, लेकिन अब 180 दिन के अंदर चार्जशीट दायर करनी ही होगी। गंभीर मामलों में 1/3 सजा काटने के बाद आरोपी को बेल का हक मिलेगा। सुनवाई पूरी हो जाने पर 45 दिन के भीतर फैसला सुनाना जरूरी होगा। थानों में जब्त सामग्री 30 दिन के भीतर बेची जा सकेगी। आप देखते होंगे थानों में कहीं कोई कार खड़ी है, चोरी की आई है, किसी की जब्ती का सामान रखा हुआ है, उसको इस नए कानून के तहत अभी अधिकार दे दिया गया है कि थानेदार अगर चाहेगा और कोर्ट की उसको परमिशन मिलेगी तो 30 दिन के बाद उन सामानों को वो बेच सकता है, नीलाम कर सकता है। विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं, तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को BNSS में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है। 0 FIR को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। FIR, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्य किए हैं। नए कानून में दुर्घटनावश मौत और लापरवाही से मौत को भी परिभाषित किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में जहां ड्राइवर पीड़ित को अस्पताल लेकर जाता है, वहां हल्की सजा का प्रावधान है, लेकिन हिट एंड रन केस में ज्यादा बड़ी सजा होगी।
हिट एंड रन केस में अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जांच की प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और तेज बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे किसी पर छापे और जब्ती के मामलों की वीडियोग्राफी की जाएगी। सबूत इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्ड और डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि झूठे आरोप न लगाए जा सके। इसके अलावा फरार मुलजिमों पर भी केस चलाया जा सकेगा। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही भी तय करने की कोशिश की गई है। सुनते हैं क्या कहा गृह मंत्री। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है। जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है। परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। एक और अहम मुद्दा है मॉब लिंचिंग का, यानी भीड़ की हिंसा का, जिसके जितने ही मामले बीते कुछ सालों में सुर्खियों में रहे हैं, कई मामलों में सरकारों पर निष्क्रियता या अति सक्रिय होने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में मॉब लिंचिंग को पहली बार परिभाषित किया गया है। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। एक और अहम मुद्दे को नए कानून में संशोधित किया गया है, वो है राजद्रोह का। देश भर में राजद्रोह के 800 से ज्यादा केस चल रहे हैं और करीब 13,000 लोग जेलों में हैं। बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले आए जिनमें सरकार पर आरोप लगे कि उसने राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया और विरोध प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को राजद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब राजद्रोह कानून को ही हटाया जा रहा है और उसकी जगह देशद्रोह कानून लगेगा। मान्यवर, आईपीसी 124C उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुनो। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं मिलता। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी। ऐसा कानून में होना चाहिए। लोकसभा में पास हुए तीनों आपराधिक बिलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली साहब, और कांग्रेस की तरफ से भी उनके वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा साहब। स्वागत है आप दोनों का, नलिन जी और विवेक जी आपका। नलिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, लोकसभा ने आज तीनों नए आपराधिक कानूनों पर मुहर लगा दी है। कई सारे खास बदलाव किए गए हैं। गृह मंत्री का कहना है कि ये कानून आज़ाद भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। आप बीजेपी के नेता हैं,
आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, क्या कहना है आपको? इस बात को मत आप भूलिए कि भारत पहले जो है स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का शासनकाल था। तो जो पुराने जो हमारे क्रिमिनल कोड था, वो अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज करने के लिए। तो उसकी मानसिकता थी, एक सत्ता को आप किसी और देश को राज करते हैं, उनको हम कैसे नियंत्रित रखें, वो उसकी मूल मानसिकता थी। आज की मानसिकता बदल गई है, हम एक स्वतंत्र देश है। जैसे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा कि आज एक भारतीय सोच की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों की आवश्यकता के आधार पे कुछ नए कानूनों की आवश्यकता थी, पुराने में संशोधन की आवश्यकता थी। जो 60 साल से मुझे लगा कि भाई न्याय की प्रक्रिया में जो कमियां हैं उनको दूर करने की एक आवश्यकता थी। इसीलिए एक नया कानून या पूरा प्रावधान जो है बदल कर एक नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें जैसे हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं भारतीय सोच है। लेकिन नलिन जी, अब आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाहिर तौर पर ये बिल के फेवर में आप बात करेंगे। अगर मैं लेमैन की भाषा में एक कानून के एक्सपर्ट होने के नाते आपसे पूछूं, इन आपराधिक कानूनों में क्या ऐसा है जो पुराने कानूनों में नहीं था? आसान भाषा में अगर आप समझा सके। देखिए, मूल जो चीजें निकलेंगी कानून बाहर निकलने के बाद, उसे पढ़ने के बाद उस पे एक एक सेक्शन पे कमेंट किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से नहीं है। अब मॉब लिंचिंग में भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो उस पर न्याय कैसे आप दिलाएंगे? जब तक प्रावधान नहीं होगा, कानूनी प्रावधान, तो आप न्याय नहीं दिलवा सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको आप कंपाउंड कर देते हैं। हर चीज के लिए जेल नहीं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच हो। अगर आप मूल रूप से वापस जाएंगे तो क्रिमिनल सिस्टम बेसिकली रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए। पनिशमेंट वहां होनी चाहिए जहां क्राइम बहुत हीनियस हो, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, इस प्रकार के हीनियस क्राइम में ज्यादा गहरे पनिशमेंट है, लंबे अवधि होता है जेल का, टेन्योर का, डेथ पनिशमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और बात है, जैसे आज अमित भाई शाह ने अपने भाषण में भी कहा, गृह मंत्री है, वो एक मैन ऑफ डिटेल है। खुद वो लगभग 160 बार बैठे हैं और जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है वो इस बात को मानेंगे कि हर चीज की गहराई में जाते हैं। अनुच्छेद 370 जब मोदी जी की सरकार ने तय किया कि अनुच्छेद पर जाना, तो अमित भाई शाह ने अपना काम किया। वो आज जो है हम देख रहे हैं, मोदी सरकार की सोच और उनकी डिटेलिंग जो हुई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोर्ट ने उसे सही ठहराया। तो इस रूप से आप अगर एक बैकग्राउंड को देखें तो मैं मानता हूं ये देश जैसे आगे बढ़ता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, आवश्यकताओं के साथ जो एक भारतीय मूल सोच है, कर सकते हैं, इस सब को मद्देनजर रखते हुए ये नए कानून आए। कुछ सिग्नल का इशू है, लेकिन विवेक दनगा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तीनों बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये लोकसभा से पास हो गया और जो स्थिति है, लगता है कि अगले 2 दिनों में राज्यसभा से भी ये पास आसानी से हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, 75 सालों में इन बिलों पर किसी ने भी इस तरीके से नहीं सोचा जैसे सरकार ने सोचा, और खासकर जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा, और बिलों में बहुत से नियमों धाराओं को हटा दिया, छोटा कर दिया, कॉम्प्रहेंसिव कर दिया। आप इन बदलाव को, आपसे मेरा सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि इतना इम्पोर्टेंट बिल जो कि 100% लोगों को इम्पैक्ट करेगा, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये 3 ऐसे कानून हैं जिसका मैक्सिमम पर्सनल एंड सोशल इम्पैक्ट होता है ऑन अ सिटीजन। ऐसे इम्पोर्टेंट कानून को जिस परिस्थिति में रश किया जा रहा है, जब ऑपोजिशन को आपने वर्चुअली एक्सटर्न कर दिया है, देयर इज नो ऑपोजिशन टू स्पीक ऑन द बिल इन लोकसभा, प्रैक्टिकली देयर इज नो ऑपोजिशन टू स्पीक ऑन द बिल इन राज्यसभा, और जो आज की कंडीशंस आपने क्रिएट की है, इस कंडीशन में अगर इतना इंपॉर्टेंट बिल को पास कराते हैं तो ऐसी बिल की क्या लेजिटिमेसी होगी? आई डोंट नो। ये होम मिनिस्टर साहब को और गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि लॉ खाली पास होने से लॉ अच्छा लॉ नहीं बन जाता। एक लॉ शुड आल्सो हैव लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ द पीपल। पब्लिक को भी लगना चाहिए कि लॉ बहुत अच्छा लेजिटिमेट लॉ है, इट इज फॉर देयर बेनिफिट।
और जिस प्रकार से इसको रश किया जा रहा है, इट लुक्स मोर लाइक एन एजेंडा रादर देन ब्रिंगिंग अ गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। कमिंग टू द बिल, आपने पॉलिटिकल बात तो कर दी तनखा साहब। मेरा सवाल यह है कि अगर विपक्ष आज हाउस में होता, मान लीजिए निलंबित नहीं होते, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन पर विपक्ष ने आपत्तियां जताई होती? आप कुछ बता सकते हैं? पहले there was no justice but punishment, I think. क्या exactly words use किए थे मोहम्मद साहब ने? मैं एक सेकंड आपको बोलता हूँ। It focuses on justice rather than punishment. आपको क्या कहना है कि इसमें और उसमें कोई अंतर है? क्या उसमें earlier क्या justice नहीं हो रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजेस वर नॉट डूइंग जस्टिस earlier? मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट पार्लियामेंट में तो ठीक लगते हैं, पब्लिक को अच्छा लगता है सुन के, बट फैक्ट है कि व्हेन यू गो टू अ कोर्ट, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स की कोई बहुत वैल्यू नहीं होती है, रेलेवेंस भी नहीं होती है। और एंड टू से दैट जुडिशरी एंड पुलिस वर रिस्पांसिबल फॉर द डिले। आप क्या कहते हैं कि ये जो नया कानून आ जाएगा उससे क्या पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिस्टम? और नहीं हुआ तो हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी? इस तरह की बड़ी बातें करना तो बहुत ईजी है लाइफ में, बट द फैक्ट इज इन बातों से कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। इन बातों को हमको अच्छे से डिस्कस करके अगर हमको पास भी करना है तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में डिस्कस करके पास करना चाहिए। और इसमें अगर कुछ अच्छे सजेशंस भी आते हैं तो गवर्नमेंट शुड बी ओपन टू एक्सेप्टिंग देम, बिकॉज दीज आर सजेशंस व्हिच मैटर टू पीपल। अब मैं फॉर इंस्टेंस आई कैन टेल यू देयर आर मेनी प्रोविजंस जिसमें हम लोग मे बी वी कुड हैव कंट्रीब्यूटेड इन आवर डिस्कशंस। आपने यूएपीए का डेफिनेशन आईपीसी में इंपोर्ट किया, जो नया आईपीसी का सब्स्टिट्यूट कानून आ रहा है, उसमें डिस्कशन हो सकता था। अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन के बारे में भी आपने कुछ बातें लिखी हैं। आपने हैंडकफिंग के बारे में लिखा है। हैंडकफिंग ऑलरेडी इज गवर्न्ड बाय डीके बसूस जजमेंट। आप हैंडकफिंग किन परिस्थितियों में कर सकते हो। ऑडियो विजुअल पर जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें आपने जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने ऑलरेडी इन प्रैक्टिस ले आए हैं, उनको आपने एक स्टैट्यूटरी रूप दिया है, शेप दिया है। पुलिस कस्टडी आप कहते हो बियॉन्ड 50 डेज हो सकती है, तो इट इज समथिंग जो सिविल राइट एक्टिविस्ट और सिटीजंस वुड बी वेरी स्कैर्ड ऑफ, बिकॉज पुलिस को जितनी ज्यादा आप पावर देते हो उतना मिसयूज की चांसेस होते हैं। तो कुछ tinkering with law, tinkering with some provisions, some definitions, इसके लिए 3 मेजर लॉज लाके आप कंट्री को एक नई व्यवस्था में ले आओगे, इज समथिंग वेरी फारफेच्ड। अब जैसे 420 है, हर पुलिस वाले को मालूम है कि 420 क्या है। आप चीटिंग करो, कहने का कि 420 रजिस्टर करो। अब आज 420 will be some other section. Cheating will be some other section. Rape will be some other section. Murder will be some other section. Dacoity will be some other section. इससे क्या हुआ, आपकी जो पूरी जूरिस्प्रूडेंस की जो रीडिंग होती है वो टॉक्सी-टर्वी हो जाती है। तनखा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भीड़ की हिंसा के मामले यानी मॉब लिंचिंग के मामले में मौत की सजा होगी। पहले मॉब लिंचिंग की अलग परिभाषा नहीं थी, अब है। आपकी राय? कर दीजिए। इसके पहले रेप के लिए डेथ पेनल्टी आई थी, कितने दूसरे प्रोविजन, दूसरे क्राइम्स के लिए भी डेथ पेनल्टी आई थी। उसके लिए आपको नया एक्ट लाने की थोड़ी जरूरत है। आप एग्जिस्टिंग लॉ में उसको एक प्रोविजन अमेंड करके एक सेक्शन डाल देते, एक प्रोविजन डाल देते, डेथ पेनल्टी आ जाती। तो ऐसे ये हाइलाइट्स जो की जा रही चीजें, दीज आर पॉलिटिकल स्पीचेस, बट जब प्रैक्टिकली हम कोर्ट्स में खड़े होंगे और जो पब्लिक जो जिस चीज से इम्पैक्ट होती है वो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा डायमेंशन था ये हाईली लीगल था, एंड इस लीगल डायमेंशन को हमको लीगल प्रिज्म से देखना था, हमको जजेस एंड लॉयर्स के प्रिज्म से देखना था, ना कि पॉलिटिकल प्रिज्म से। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी और नलिन जी आपका। कुल मिलाकर इस बिल पर आने वाले दिनों में लीगल ल्यूमिनरीज के भी रिएक्शंस आएंगे और इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में ज़रूर देश में चर्चा होगी। भले ही संसद के भीतर नहीं हो पाई विपक्ष के निलंबन की वजह से, लेकिन जाहिर तौर पर बाहर तो इस पर चर्चा होगी और कई सारे लोग अपनी राय जाहिर करेंगे।